साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। राष्ट्रवाद और धर्म की अफीम खा करके मदमस्त हो चुके वंचित वर्ग के लोगों के लिए इस समय देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि आरक्षण को देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बताने वाले जेबी पर्दीवाला अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। केंद्र सरकार की यानी कि नरेंद्र मोदी जो अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, वंचितों का रहनुमा बताते हैं और कहते हैं कि मैं बाबा साहब का सच्चा अनुयायी हूं, उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में केंद्र सरकार ने यह फाइनल कर दिया है कि आरक्षण विरोधी गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस पर्दीवाला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। इसी मामले में दिलीप मंडल जी ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए लिखा, प्रिय नरेंद्र मोदी, अगर आप में लाज शर्म बची हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आपके गुजरात में जिस हाईकोर्ट जज ने आरक्षण के खिलाफ जहर उगला, जिसे हटाने के लिए आपके 2 कैबिनेट सहयोगियों ने पत्र लिखा, उस पर्दीवाला को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का नोटिफिकेशन आज आपने जारी कर दिया। केवल 2 कैबिनेट सहयोगियों नहीं बल्कि 2018 में 58 राज्यसभा सांसदों ने तत्कालीन राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को पत्र लिख करके कहा था कि इस जातिवादी जज को हटाइए। मामला ये था कि हार्दिक पटेल जब गुजरात में पटेल आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्हीं के एक मामले की याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस पर्दीवाला ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अपने निर्णय में परोसते हुए कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि देश की बर्बादी के 2 सबसे बड़े कारण क्या हैं, तो पहला उन्होंने कहा आरक्षण और दूसरा बताया भ्रष्टाचार। लेकिन जस्टिस पर्दीवाला ये भूल गए कि उसी जाति आरक्षण और जाति भ्रष्टाचार की बदौलत पहले वो हाई कोर्ट के जस्टिस बनते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजों का जातिवादी पैनल उनको नामित कर देता है कि अब इनको सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया जाए। इस मामले में भी दिलीप मंडल टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजों के जातिवादी ग्रोह यानी कि कोलोजियम ने आरक्षण के खिलाफ बकवास करने वाले जज पर्दीवाला को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी है। 58 सांसद इसे हटाने की मांग कर चुके हैं। इसकी मानसिकता बेहद खराब है, इससे सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने का विरोध करें। मानसिकता खराब होने वाली बात दिलीप मंडल इसलिए लिखते हैं क्योंकि अपने डिसीजन में कहते हैं, हमारा संविधान बना था तब आरक्षण 10 साल के लिए रखा गया था, लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के 65 साल बाद भी आरक्षण बना हुआ है। तो जस्टिस साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेने के अलावा अगर आप संविधान को ठीक ढंग से पढ़े होते तो आपको समझ में आ जाता कि बाबा साहब ने आरक्षण की समीक्षा की बात की थी और समीक्षा का मतलब उनका ये था कि आरक्षण जिस वर्ग को मिलना है उसको ठीक से उसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं, आरक्षण का ठीक ढंग से पालन हो रहा है या नहीं, इस बात की समीक्षा के लिए कहा था। 10 वर्ष के लिए आरक्षण रखा गया था। संविधान की कौन सी किताब में आपने ये ज्ञान पढ़ लिया? दूसरी बात, आपने कहा आरक्षण और भ्रष्टाचार 2 वजह देश को की बर्बादी की हैं, लेकिन आपने जाति आरक्षण और जाति भ्रष्टाचार की बात नहीं कही। कोलोजियम जो सिस्टम है उसमें कुछ परिवारों के लोग जज बनते हैं, वही नीचे से कुछ अपने ही परिवार के लोगों को बिना कोई परीक्षा पास किए, सोचिए पीसीएसजे यानी लोअर जुडिशरी में आपको जेएम, सीजेएम, एडीजे, डीजे बनना है तो आपको एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी। लेकिन हाई कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति बनना है, सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति बनना है तो महज 10 साल वकालत करनी है। वकालत कैसे भी चलती हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जातिगत खांचे में, पारिवारिक खांचे में आपको फिट बैठना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। तमाम सारे लोग इस बात पर रिपोर्टिंग कर चुके हैं। तमाम जस्टिस, खुद ब्राह्मण समाज से आने वाले जस्टिस इस बात को कह चुके हैं कि कुछ परिवारों और कुछ जातियों के आधार पर यह कोलोजियम सिस्टम निर्णय ले लेता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आरक्षण की बात करते हैं तो जाति आरक्षण भी समझना पड़ेगा। कमजोर वर्गों को जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण संविधान प्रदत्त है, कोई खैरात नहीं है, वो पूरी तरीके से संवैधानिक अधिकार है। लेकिन वो आरक्षण जो आपको सीधे सीधे पूरी तरीके से आरक्षण दे देता है मंदिरों में बैठने के लिए, एक धर्म पर कब्जा करने के लिए, इसके अलावा अभिषेक बच्चन का उदाहरण सबसे बड़ा है कि अमिताभ बच्चन का बेटा होने की वजह से उनको 21 फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी 22वीं
फिल्म में काम करने का मौका मिल जाता है। तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां किसी पिता के रसूख की वजह से उसके बेटे को लाभ मिलता है। ये वाला आरक्षण जो जन्म से मिलता है, ये आरक्षण वंचित वर्ग के लोगों के पास बेहद कम मात्रा में है। इस आरक्षण की भी चर्चा करिए, जाति भ्रष्टाचार की भी चर्चा करिए, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति हमें बचा लेगा। जस्टिस परदीवाला का ये पहला निर्णय नहीं है। इससे पहले SC/ST एक्ट के विरोध में निर्णय देने वाले AK गोयल को NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया जाता है, पावरफुल पद माना जाता है। अरुण मिश्रा, जिसको बेहद जातिवादी जज माना गया था, रिटायरमेंट के बाद मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बना दिया जाता है। जब ये जज खुद मानववादी नहीं है तो मानवाधिकारों का कितना पालन करेगा, ये निश्चित तौर पर सोचने की बात है। इसलिए जब जस्टिस परदीवाला को सुप्रीम कोर्ट पहुंचाने की बात उठी थी, उसी समय से इनका विरोध होना शुरू हो गया था। भारत के न्यायिक सिस्टम पर लगातार सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि OBC SC आरक्षण की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तुरंत कह देते हैं कि मामला जब तक कोर्ट में विचाराधीन है तब तक इसका पालन ना करवाया जाए। लेकिन गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलता है 10%। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मामला चलता है, एक दिन की भी देरी किए बिना तुरंत आनन फानन में सरकार उसको लागू कर देती है। सवर्णों को बिना धरना प्रदर्शन किए हुए, बिना कोई मांग किए हुए, बिना कोई मुकदमा झेले हुए 10% आरक्षण मिल जाता है, जबकि इसी के बराबर उनकी संख्या है। वहीं दूसरी तरफ वंचित वर्ग के लोगों की आबादी 85% कहा जाता है, उनको 49% आरक्षण लेने में ही तमाम मुकदमे झेलने पड़ते हैं, प्रदर्शन करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है और बार बार इस आरक्षण का दंश झेलना पड़ता है। यही दोनों न्यायिक सिस्टम में अंतर है। इसलिए वास्तविक सामाजिक न्याय से जुड़े हुए लोगों को इस बात की चिंता है कि अब ये जातिवादी जज 2030 तक सुप्रीम कोर्ट में रहेगा। 2028 में अपनी सीनियरिटी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा। तकरीबन 2.25 साल CJI के पद पर रहेगा तो निश्चित तौर पर तमाम सारे ऐसे निर्णय लेगा जो वंचित वर्ग के खिलाफ हों। देखिए, सीधा सा फॉर्मूला है, जो कमज़ोर वर्गों के अधिकारों और हकों के खिलाफ होगा वो सीधे सीधे मानववाद के खिलाफ होगा। जस्टिस परदीवाला केवल कमज़ोर वर्गों के खिलाफ ही निर्णय नहीं देते हैं, बल्कि महिला विरोधी भी मानसिकता रखते हैं। 2018 में एक मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला शादी के बाद अपने पति पर यह आरोप लगाती है कि उसके पति ने उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं तो ये रेप की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। और मान लीजिए मुकदमा दर्ज भी हो गया तो ये वाला रेप दंडनीय नहीं है, जबकि स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि रेप की परिभाषा में कि जब तक महिला की सहमति नहीं होगी तब तक उसका पति भी उसकी सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, ये रेप की श्रेणी में आएगा। लेकिन जस्टिस परदीवाला का कहना है कि कतई ये रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। ये इनकी स्त्री विरोधी मानसिकता दर्शाता है। कोरोना के समय में एक पैनल बनाया गया था ये जांच करने के लिए कि गुजरात में जो शिकायतें आ रही हैं हॉस्पिटल्स में वो कितनी सही है या कितनी गलत। उस समय एक जस्टिस इलेश बोरा हुआ करते थे गुजरात हाई कोर्ट में, उस पैनल में शामिल थे। उन्होंने सवाल उठा दिए थे गुजरात सरकार की कार्यप्रणाली पर और बता दिया था कि तमाम सारे अस्पतालों में व्यवस्था ठीक नहीं है। उस समय गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ जी ने जस्टिस इलेश बोरा को उस सुनवाई से हटा करके इनको शामिल कर दिया था, JB परदीवाला को। दरअसल चीफ जस्टिस विक्रमनाथ जी के ऊपर योगी आदित्यनाथ सरकार ये एहसान कर चुकी है कि अनक्वालिफाइड उनकी पत्नी संगीता श्रीवास्तव को इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति बना चुकी हैं, जबकि वो प्रोफेसर बनने की भी योग्यता नहीं रखती हैं। इन तमाम सारे जाति भ्रष्टाचार, इन तमाम सारे जाति आरक्षण पर निश्चित तौर पर सवाल उठने चाहिए और उठ भी रहे हैं। देश के लोगों से मेरा एक अनुरोध है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे देश के संवैधानिक ढांचे को कमज़ोर करती चली जा रही हैं, लेकिन ये तमाम बातें आपको तब समझ में आएंगी जब अपने जाति के विधायकों, मंत्रियों, अपने जाति के महापुरुषों की मूर्तियों से आपका ध्यान हटेगा। जब धर्म की अफीम से, जब राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटे रहोगे तो ये तमाम सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी और देश निश्चित तौर पर श्रीलंका की तरह बर्बादी की कगार पर जाता चला जाएगा। जब तक आपका दिमाग भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम में उलझा रहेगा, देश इसी तरीके से बर्बादी की कगार की ओर बढ़ेगा और ऐसे लोग जो मानववादी नहीं हैं, पूरी तरीके से जातिवादी हैं, उन लोगों को महामहिम और जस्टिस बनाया जाता रहेगा।
देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।